सर पीछे से बल्ब चमक रहा है। क्या वाला? बल्ब चमक रहा है। बंद कर दो तो बाबू ऐसे जो है आई दोनों बंद कर दो। चलिए कल थ्योरी हुआ था वाला। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन बनाया जाए तो हम लोग थ्योरी की उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखेंगे। 9 बजे वाले एक मिनट। हाँ हो गया था ना, नहीं पेज वगैरह नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है 9 बजे वाले बच्चे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, 8 बजे वाले, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, वही लिखवा दे रहे हैं लोगों को। चलिए लिखे तो बालक, किसी विद्युतीय क्षेत्र है वेक्टर E बराबर 2i कैप 4j कैप प्लस 7k कैप में चलिए लिखेंगे। किसी विद्युतीय क्षेत्र है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में विद्युतीय फ्लक्स की, किसी विद्युतीय क्षेत्र है वेक्टर E बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में विद्युतीय फ्लक्स की गणना करें। विद्युतीय फ्लक्स की गणना करें जब सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल 10j कैप हो, जब सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल 10j कैप हो गया बालक। यही लिखवाया गया था, ठीक है 8 बजे भी लिखवाया गया था, यही क्वेश्चन था। इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है बालक? तो गिवन डाटा में विद्युतीय क्षेत्र और सतह का क्षेत्रफल दिया गया है। ये बताइए कि विद्युतीय फ्लक्स है, अगर हम बात करें विद्युतीय फ्लक्स का, विद्युतीय फ्लक्स, तो ये बताइए कि अभी जो हमारे सामने है ये सदिश के रूप में है फाई ई। तो सदिश के रूप में क्या पढ़े थे कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस था। अब यहाँ पर एक छोटा सतह ds है, तो ds लेके सॉल्व करेंगे। तो ये बताइए कि विद्युतीय फ्लक्स क्या होता है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट की तरह इसको बनाएंगे। अब यहाँ से ये दिया हुआ है फाई ई, यहाँ पर ई का वैल्यू टोटल आपको रखना होगा, तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप हो गया बालक। डॉट है तो डॉट दीजिए, और ds का वैल्यू कितना है 10j कैप। क्लियर है बालक? अब याद करें हम लोग इसका गुणनफल पढ़े थे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो दो सदिशों के अदिश गुणनफल में आपको क्या करना होगा, 10j कैप का मल्टीप्लिकेशन सबके साथ करना होगा। क्लियर है? 10j कैप का मल्टीप्लिकेशन सबके साथ करेंगे। तो ये बताइए कि अगर 2i कैप को 10j कैप के साथ गुणा कराया जाए तब क्या होगा? i क्रॉस j हम लोग क्या पढ़े थे, याद कीजिए। i क्रॉस j हम लोग क्या पढ़े थे? तो आप बोलिएगा कि सर i क्रॉस j, ध्यान देंगे जो नहीं जानते हो, कि अगर i डॉट i रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है, और अगर i डॉट j रहेगा तो इसका वैल्यू 0। क्यों? तो याद रखेंगे कि अगर दोनों एक समान रहता है b मान, अगर ये i कैप ये i कैप, तो इसके बीच कोण 0 डिग्री होता है। और अगर इसको लेंगे ab cos थीटा पर, ध्यान देंगे ab cos थीटा पर फॉर्मूला होता है a डॉट b का, ab cos थीटा, तो इसका परिमाण भी एक है, इसका परिमाण भी एक है। जब दोनों अक्ष एक ही है तो cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो याद रखेंगे, अब शायद आप पढ़े या नहीं, हम बता दे रहे हैं कि अगर समान प्रकार का दो इकाई सदिश रहेगा तो इनका अदिश गुणनफल 1 होता है।
अगर असमान प्रकार का इकाई सदिश रहेगा तो इसका अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2i कैप है और 10j कैप, तो i डॉट j क्या हो जाएगा? 0। और j कैप डॉट j कैप क्या होता है? 1। तो 4 में 10 से गुना कर लीजिए, कितना है? 40। फिर 7k कैप डॉट 10j कैप, तो k कैप में j कैप से गुना कराइएगा तो क्या होगा? 0, क्योंकि असमान प्रकार का इकाई सदिश है। केवल याद रखिएगा समान प्रकार का इकाई सदिश का 1 होगा। i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। लेकिन जहां असमान से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया बालक? तो आप बोलेंगे कि विद्युतीय फ्लक्स फाई जो है ये बच गया आपका 40। मात्रक बताइए, फ्लक्स के लिए हम लोग मात्रक क्या यूज किए थे? तो 3 मात्रक था, याद रखेंगे 3 मात्रक हम लोग यूज किए थे। तो सबसे आसान क्या है? वोल्ट। ठीक है, इसको जूल मीटर कूलम इनवर्स 1 भी हम लोग लिख सकते हैं। जल्दी हो गया बालक, बन गया। अब एक और नोट लिखना होगा, जहां तक कल हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू कर। ये जो है जानकारी के लिए बताया गया है कि समान प्रकार के इकाई सदिश का अदिश गुणनफल 1 होता है और समान प्रकार के इकाई सदिश का अदिश गुणनफल 0 होता है, जो भी है। चलिए आगे कंटिन्यू करें। एक नोट लिखना होगा, उसके बाद हम लोग गॉस का प्रमेय शुरू करेंगे, जिसको गॉसेस थ्योरम कहा जाता है। हाँ, गॉस का प्रमेय स्टार्ट हो गया बालक। चलिए नोट लिखेंगे, जहां तक कल हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू कर लीजिए। कितना 2 नोट हुआ था ना कल? 3 हुआ था। चलिए तो नोट नंबर 4 में लिखेंगे, किसी बंद सतह के लिए विद्युतीय फ्लक्स किसी बंद सतह के लिए विद्युतीय फ्लक्स किसी बंद सतह के लिए विद्युतीय फ्लक्स किसी बंद सतह के लिए विद्युतीय फ्लक्स। और देखिए कितना होता है कि अगर सतह कोई बंद रहता है तो उसके लिए विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? द इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ E डॉट ds। अब सवाल ये है सर, अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग केवल यूज कर रहे थे फाई बराबर E डॉट ds, याद है? E डॉट s या E डॉट ds। अब यहाँ पर ये क्या आ गया है? इसको संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ई कब यूज होगा? जब कोई आप सतह ले रहे हैं और उस सतह, जानेंगे फ्लक्स का गणना कब किया जाता है? जब किसी सतह से जाए। बात हुआ था ना पिछले क्लास में कि फ्लक्स तभी कहा जाएगा जब विद्युतीय बल रेखा किसी सतह से जाए। अब उस सतह अगर बंद रहे, क्लोज पाथ रहे, तो बंद की स्थिति में ये वाला यूज किया जाता है। जैसे सिलेंडर ले लीजिएगा तो चारों तरफ से बंद होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग
ये इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ यूज करेंगे। कोई गोला ले लेगा कि गोले के अंदर कोई आवेश है तो गोला तो बंद होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ यूज करेंगे। तो याद रखिएगा कि बंद सतह के लिए अगर गणना करना होगा तब ये चिन्ह का प्रयोग हम लोग करेंगे। इसको पढ़ने का एक तरीका भी है, जहां अब देखिए इसको क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन। इसको लिख लीजिए, तो लिखेंगे संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन। पढ़ने का तरीका होता है, इंग्लिश में अगर पढ़ना होगा तो क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ। चलिए नेक्स्ट, तो इसको याद रखेंगे पढ़ने का तरीका। अब यहाँ से ही बार बार आएगा, ठीक है, यहाँ से बार बार ये रिपीट होगा, ये जो सिंबल आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका याद रखिएगा, इसको इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ कहा जाता है, और ये जब भी काउंट करेंगे तो बंद पृष्ठ के लिए। अब मान लीजिए कि आपके पास लाइन खींच दी है, तो ये पृष्ठ है, सतह है नहीं, ठीक है। आपने बोला सर ये सतह हो गया, ठीक है। अब अगर ये केवल एक फेस है तो इसके लिए नहीं, अगर ये बॉक्स जैसा बना दिया जाए, जैसे कैसे बॉक्स चारों तरफ से पैक रहता है, उसके अंदर कोई आवेश रख देगा तो बंद पृष्ठ के लिए लेंगे, ठीक है। केवल एक सतह के लिए नहीं लिया जाता है, बंद पृष्ठ के लिए, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, आपका स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो देखिएगा अभी बहुत बार रिपीट हो गई। चलिए बालक, अब यहां से आगे हमको पढ़ना होगा गॉस का प्रमेय। तो देखिए गॉस कौन है, एक जर्मन साइंटिस्ट है जिनका जो जीवन काल है 1777 से 1855 ईस्वी तक का है, ठीक है। ये एक जर्मन साइंटिस्ट है और इन्होंने आवेश से संबंधित एक प्रमेय दिया जिसका नाम है गॉस का प्रमेय। और ये जो प्रमेय है ये विद्युतीय फ्लक्स से संबंधित है। अब इनका नाम बहुत तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। देखिए इधर, गॉस का प्रमेय। अब ये जो नाम है आपको बता दे रहे हैं, बहुत सारे बुक में ऐसे भी आप देखिए गाउस लिखा रहता है, बहुत जगह है ऐसे गॉस भी लिखा रहता है, तो सब सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, उसके कारण ये बदल जाता है। तो आप इस तरीके से लिखे, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो याद रखेंगे गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। अब आपको जो भी नाम देना हो दे सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम।
हेडिंग दीजिए। गॉस का प्रमेय, गॉसेस थ्योरम। और ये नाम आपको बता दिया गया है, 3 तरीके से बताया है वाला, ठीक है। बुक में ये भी आप देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप लिखेंगे तो ये भी कहीं आएगा तो गलत नहीं होगा, वही नाम है, लिखने का तरीका अलग है। और ये वैज्ञानिक है, इनका पूरा नाम है जोहान कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अगर इनके नाम पे बात किया जाए तो इनका पूरा नाम क्या है? जोहान कार्ल फ्रेडरिक गॉस। देखिए लिख चुके हैं वहां पे, ठीक है। ये एक रशियन साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट है, ठीक है। इनका जो जीवन काल है ये क्लियर बालक। अब ये क्या बताए थे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हेडिंग दे दिए आप, बारे में चेंज करके लिखा जाए। वैज्ञानिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से, वैज्ञानिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल विद्युत आवेश के बीच, सामने देखिए, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल विद्युत आवेश के बीच परिणात्मक रूप से संबंध स्थापित किया। हो गया वाला। अतः इसी को गॉस के प्रमेय के नाम से जाना जाता है। हो गया बात। अब ध्यान देंगे इधर, देखिए क्या बताया तो थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसके बारे में। ये क्या बताया था समझिए थोड़ा सा। इन्होंने बताया था कि कोई आवेश है, मान लीजिए ये आवेश है, तो इस आवेश को अगर किसी पृष्ठ में बंद कर दिया जाए तो बताइए प्लस आवेश से विद्युत बल रेखा निकलता है। तो आपने बोला कि सर ये तो चारों तरफ विद्युत बल रेखा निकालेगा, ठीक है, चारों तरफ विद्युत बल रेखा निकालेगा। अब कितना निकालेंगे ये आप नहीं जानते। इसी प्रकार बात होता है सर कोई धन आवेश कितना फ्लक्स जनरेट करता है, तो हमने बोला फ्लक्स तो सबको नहीं कहा जाएगा, जब किसी सतह से गुजरेगा तभी फ्लक्स कहेंगे। अब यहाँ सतह बंद कर दिया गया, चारों तरफ से कंसीडर किया गया, तो इसके बारे में गॉस ने क्या बताया था थोड़ा ध्यान देंगे। कोई बंद पृष्ठ से अगर फ्लक्स का गणना करना होगा तो गॉस ने बताया था कि जो फ्लक्स होगा टोटल आवेश का 1/ε0 होगा। फिर से ध्यान देंगे, गॉस ने क्या बताया कि किसी बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स जनरेट होगा, जो विद्युतीय फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स जो होगा ये आवेश का, जितना भी आप आवेश लिए हैं, ये आवेश का क्या होगा 1/ε0 होगा।
यही उन्होंने बताया था। क्लियर है बालक? तो इसी को हम लोग कहते हैं गॉस का प्रमेय, इसी को हम लोग गॉस का प्रमेय कहते हैं। और एक चीज ध्यान देंगे, किसी आवेश के चारों तरफ जो एक पृष्ठ का आप कल्पना कर रहे हैं, इसे सतह का नाम दिया जाता है गॉसियन सतह। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सतह। जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। तो यही बताया था गॉस ने कि किसी बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स होगा वो आवेश का क्या होगा? 1/ε0। और ये आवेश कहाँ रखा गया है? वायु या निर्वात। चलिए, तो इसके बारे में लिखना होगा पैराग्राफ चेंज करके। अब ये तो समझ गए कि गॉस बताए थे, इसीलिए नाम क्या रखा गया है? गॉस का प्रमेय। इनका पूरा नाम क्या बताया गया है? जोहान कार्ल फ्रेडरिक गॉस। क्लियर है बालक? तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, गॉस के अनुसार, गॉस के अनुसार, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, गॉस के अनुसार, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा। इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा वायु में स्थित, निर्वात अथवा वायु में स्थित, निर्वात अथवा वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, निर्वात अथवा वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत मतलब क्या होता है बालक? निकलने वाला। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युतीय फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युतीय फ्लक्स, निर्गत विद्युतीय फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध है कुल आवेश का, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। कोई दिक्कत बालक? इन्वर्टेड कॉमा बंद कीजिए, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया जाए। अब ये क्या बताए थे, थोड़ा समझेंगे हम लोग। इन्होंने बताया था कि किसी बंद सतह के लिए जो फ्लक्स होगा, जिसको इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ E.ds के नाम से जानते हैं, क्योंकि सतह बंद है तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ का यूज कर सकते हैं। और ये कितना होता है? तो आवेश का 1/ε0 लिख लीजिए। तो इसको अब यही प्रमाणित करना होता है, इसको प्रूव भी करना होता है। हम इसको प्रमाणित भी कर सकते हैं। हो गया बालक? अब इसको प्रमाणित करना होगा, प्रूव करना होगा। इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। हो गया? तो यही फार्मूला हमको प्रूव करना होगा जो सामने आप देख रहे हैं। कभी कभी प्रमाणित करने के लिए आता है कि गॉस का प्रमेय क्या है, प्रमाणित करें, प्रूव करें। हाँ, लॉग में रहेगा। और इसका अनुप्रयोग भी है, ये भी याद रखेंगे। अभी तो ये आप प्रमेय पढ़ रहे हैं, इसके बाद पढ़ेंगे कि किसी चालक तार के लिए गॉस का प्रमेय बताइए, किसी ठोस गोला के लिए बताइए, बेलन के लिए बताइए। अलग अलग सतह में ये यूज किया जाता है। तो पहले इसको समझिए, इसके बाद इसके अनुप्रयोग को हम लोग समझेंगे। चलिए, अब इसको प्रमाणित करने के लिए एक डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। डायग्राम थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले तो एक हम लोग सतह लेके गोलीय, गोलीय सतह ले लिए और यहाँ पर कोई आवेश है बालक,
यहाँ पर कोई आवेश है, आप जो भी नाम देना चाहते हैं, प्लस क्यू। चलिए इधर देखिए बालक, इधर देखिए। अब देखिए कि टोटल अगर सतह के बारे में बात करेंगे तो टोटल सतह को एस कहा जाएगा, लेकिन सतह का एक छोटा सा भाग हमको बताना होगा, तो हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, डीएस प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत वाला? अब आपसे कहा गया कि फ्लक्स का गणना कीजिए, तो याद रखेंगे फ्लक्स जो निकाला जाता है वो एक ही बार में सबके लिए नहीं निकालते हैं। ठीक है, आपको याद होगा, अगर समाकलन वगैरह पढ़े होंगे या हम बताए होंगे कि अगर टोटल लंबाई एल है तो इसका एक टुकड़ा अगर बताना हो तो इसको डीएल कहा जाता है, और इस डीएल का अगर आप समाकलन कर देते हैं तो टोटल लंबाई निकल जाता है। लेकिन अगर हम कह दें कि लंबाई नहीं होकर वृत्त रहे, तो वृत्त में ध्यान देंगे तो एक ही सतह होता है, तो इसको बताने के लिए, बंद सतह को बताने के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पे बंद कर देंगे, और इसी को कहा जाता है, ठीक है, बंद, संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन। समझ में आ रहा है? तो अब बताइए कि टोटल सतह एस है, तो एक छोटा सा टुकड़ा काटना होगा। मानिए हमको इधर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा सतह काट लेंगे, और इस सतह का नाम क्या होगा, डीएस। ध्यान देंगे, सतह का नाम क्या होगा, डीएस, और इस सतह का डायरेक्शन कहाँ होगा, याद कीजिए, आपको बताया गया था कि सतह का डायरेक्शन हमेशा सतह पर क्या होता है, लंबवत। कल बात हुआ था ना बात, इस सतह का डायरेक्शन जब भी पूछा जाए तो उस पर लंबवत होगा। अब ये सवाल है कि आपको तीव्रता कहाँ चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए। ये पॉइंट कितना दूरी पर है, यहाँ से r दूरी पर है। इस आवेश के कारण तीव्रता इधर होगा बालक, विद्युत बल रेखा इधर की ओर निकलेगा। अब ये कितना दूरी पर दिया गया है, r दूरी पर। यह एक छोटा सा हमने सतह काटा है और नाम दिया है ds। अगर इसी ds का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ कर दिया जाए तो किसका निकल जाएगा, टोटल। क्लियर है? चलिए, तो ये आप डायग्राम बना लेंगे, और इस डायग्राम से ही आगे हम लोग प्रमाणित करेंगे। डायग्राम बना जाएगा। जल्दी जल्दी बनाइए, कैलकुलेशन करना है। हो गया बालक? अब ये बताइए कि इस आवेश के चारों ओर, इस आवेश के चारों ओर आप एक सतह का कल्पना किए हैं, दिख रहा है, गोले से खींचा गया है। ठीक है, तो इस सतह का नाम क्या होगा, इस सतह का नाम होता है गॉसियन सतह। क्या नाम देते हैं हम लोग, गॉसियन सतह, या पृष्ठ भी कहा जाता है। और ये जो होता है, ये जो इतना आधा देख रहे हैं कटा हुआ, इसको हम लोग एलिमेंट्री एरिया कहते हैं, मतलब इकाई क्षेत्रफल बोलेंगे। टोटल क्षेत्रफल क्या है इसका, टोटल क्षेत्रफल एस है, और हम किसके लिए भी बता रहे हैं, इकाई क्षेत्रफल के लिए। जितना इस पर आप कट देख रहे हैं उतना के लिए केवल बता रहे हैं, और इसी का अगर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ कर देंगे तो किसका हो जाएगा, टोटल। डायग्राम बन गया बालक? अब थोड़ा सा लिखना होगा इसके बारे में, लैंग्वेज लिखा जाए। माना कि किसी गोलीय पृष्ठ का, माना कि किसी गोलीय पृष्ठ का, माना कि किसी गोलीय पृष्ठ का सतह का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का सतह का क्षेत्रफल इस है, सतह का क्षेत्रफल इस है, जिसमें Q आवेश स्थित है, जिसमें Q आवेश स्थित है, जिसमें
Q आवेश स्थित है, दिख रहा है डायग्राम में, लिखेंगे आगे। गोलीय पृष्ठ के केंद्र से, गोलीय पृष्ठ के केंद्र से, गोलीय पृष्ठ के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, गोलीय पृष्ठ के केंद्र से, देखिए केंद्र इसमें O लिखा हुआ है, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है, हो गया। एक सतह है, एक सतह है, एक सतह ds लिया गया है, एक सतह ds लिया गया है, जहां ds लिया गया है, जहां विद्युतीय फ्लक्स, ds लिया गया है जहां विद्युतीय फ्लक्स, जहां विद्युतीय फ्लक्स, हो गया, और डैश दे देंगे। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करेंगे वाले। इसको यहाँ रख देंगे। चलिए ध्यान देंगे, आपको इस आवेश के कारण यहाँ r दूरी पर जो सतह दिख रहा है ds, यही से फ्लक्स बताना है, अभी सभी से नहीं, यहाँ पे बताइए। सब के लिए बताना होगा तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ। तो याद रखेंगे इतना ही दूर के लिए हमको फ्लक्स बताना है। तो ये बताइए कि अगर फ्लक्स के लिए बात किया जाए तो फ्लक्स के लिए हम क्या पढ़े हैं, ये फाई बराबर अभी बंद है, कोई भी सतह होता है बंद रहेगा, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ E डॉट ds लिखा जाएगा वाला। हमको ये बताइए कि डॉट प्रोडक्ट किसमें टूटता है, तो आप बोलेंगे cos थीटा में। तो थीटा किसके बीच होना चाहिए, तो E और S के बीच होना चाहिए। तो ये बताइए कि जिधर E है उसी लाइन पर ds है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना डिग्री मिलेगा, 0 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें बात हुआ था पिछले क्लास में, नोट लिखे थे हम लोग। तो यहाँ पर अगर इसको तोड़ा जाए तो फ्लक्स है फाई बराबर, ये कितना होगा बालक, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ E डॉट ds इनटू cos थीटा हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू कितना ले लेंगे, 0 डिग्री। क्यों, देख सकते हैं कि E और ds दोनों एक ही दिशा में है। अब यहाँ पर फाई E विद्युतीय फ्लक्स, E को बाहर कर लीजिए, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ds, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। अब बताइए ये ds मतलब छोटा क्षेत्रफल, और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ मतलब टोटल क्षेत्रफल। इंटीग्रेशन है ओवर क्लोज पाथ मतलब टोटल क्षेत्रफल। तो इस गोले के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, गोले के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। वो तो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, होता है ना। तो याद रखेंगे कि अगर केवल ds है, अगर केवल ds है तो बस इतना ही सतह का बात हो रहा है, और इतना लिख दिए तो टोटल का बात हो रहा है। टोटल कितना होगा, तो 4 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत बालक, ये टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अभी थोड़ा लिख रहे हैं, समझिएगा। हमने बोला इसको अलग अलग करते हैं, यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा कि जहां इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ है ds क्या है, तो संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये कितना होता है 4 पाई, यहाँ रेडियस आप छोटा वाला दिए हैं तो r स्क्वायर। कोई दिक्कत। और ये E क्या है, तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कितना पढ़े, याद है, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कितना पढ़ा गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। कोई दिक्कत बालक। अभी दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, याद रखिएगा, E का वैल्यू यहाँ रखेंगे और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ds का वैल्यू रखेंगे। तो जब दोनों को रख दिया जाए तो ये फ्लक्स क्या मिलेगा, तो फ्लक्स फाई बराबर E का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और Q अपॉन R स्क्वायर। अब ये किसका वैल्यू आप रखे हैं, तो ये केवल E का हम लोग रखे हैं। अब इसका वैल्यू यहाँ से रखिए, तो ये कितना है, तो 4 पाई R स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है बालक, तो देखेंगे यहाँ पे पहले 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर। तो आपको क्या दिख रहा है बगल में, तो दिख रहा है कि आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट मिला है, या इसको आवेश इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। प्रूव हो गया। तो यही चाहिए था हमको। यहाँ लिखेंगे कि फ्लक्स जो होगा, हम लोग यहीं से स्टार्ट किए थे, याद कीजिए, E डॉट ds, याद है, E डॉट ds से स्टार्ट किए थे। और ये कितना लेके आ गए हम लोग, तो आवेश का 1 बाई एप्सिलॉन, आवेश का 1 बाई एप्सिलॉन। ये क्या हो गया, चलिए कहां से लिखना होगा बाबा, तो डायग्राम बन गया था ना हम लोग का, यहां से लिखें। और याद रखेंगे कि ये जब भी प्रमाणित होगा तो किसी बंद सतह के लिए होगा। हो गया वाला। पढ़ा जाए इसको, चलिए ध्यान देंगे। अब इसको समीकरण 1 लिखना होगा, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे, हम लोग प्रमाणित कर चुके हैं। इसको आप समीकरण 1 दे दीजिएगा, इसके नीचे थोड़ा सा लैंग्वेज हमको लिखना होगा। जल्दी जल्दी हो गया वाला। लिखना होगा थोड़ा सा लैंग्वेज, लिखेंगे समीकरण 1 गॉस के प्रमेय का आवश्यक व्यंजक है। समीकरण 1 गॉस के प्रमेय का आवश्यक व्यंजक है। गॉस के प्रमेय का आवश्यक व्यंजक है। अब इसमें Q क्या है बालक, लिखेंगे इसके नीचे, जहां Q बराबर बंद सतह के अंदर, जहां Q बराबर बंद सतह के अंदर हो गया स्थित कुल आवेश, बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश
बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश। कोई दिक्कत वाला यहाँ तक? तो ये प्रमाणित करने के लिए कभी कभी आता है, तो इसको ध्यान देंगे आप। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा कि गॉस के प्रमेय से कूलम्ब के नियम का व्यंजक। ध्यान देंगे, कूलम्ब का नियम हम लोग पढ़े हैं, कूलम्ब्स लॉ। तो बताइए कूलम्ब्स लॉ क्या है वाला? तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब कूलम्ब का जो नियम है दो आवेश के बीच लगने वाले बल के बारे में बताता है। तो याद रखेंगे, निकालेंगे कूलम्ब का ही नहीं, लेकिन प्रमेय किसका यूज करेंगे? गॉस का। तो हेडिंग दीजिए, हो गया, बोला जाए। हेडिंग देंगे गॉस के प्रमेय से हेडिंग देना होगा गॉस के प्रमेय से कूलम्ब के नियम का व्यंजक। गॉस के प्रमेय से कूलम्ब के नियम का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ Coulomb's law, expression of Coulomb's law with the help of Gauss theorem. With the help of Gauss's theorem. गॉस के प्रमेय से कूलम्ब के नियम का व्यंजक, the expression of Coulomb's law with the help of Gauss's theorem. हो गया वाला? तो फॉर्मूला तो वही है जो आप जानते हैं, वही निकालना है, लेकिन प्रमेय कौन सा यूज करना है? गॉस वाला। तो गॉस के प्रमेय से हम लोग कूलम्ब के नियम का व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम को ही एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। हो गया, हेडिंग दे दिए। चलो, तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा डायग्राम देखिएगा, उसके बाद डायग्राम के बारे में ही हमको लिखना होगा। हटा दिया जाए। देखिए, सबसे पहले ये बताइए कूलम्ब का नियम किसके लिए काम करता है? तो दो आवेश के बीच काम करता है। पहले तो एक आवेश हमको यहाँ लेना होगा और एक आवेश और कहीं लेना होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से ध्यान देंगे, इस सतह से r दूरी पर एक छोटा सा सतह काट लिए। ये विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का दिशा है, और ध्यान देंगे क्या हो गया? चलिए देखिए, बात नहीं, सामने देखो नहीं तो ये एक आवेश है, एक और आवेश लीजिएगा तभी कूलम्ब का नियम निकालेंगे हम लोग। तो हमने बताया कि यहाँ से r दूरी पर एक P पॉइंट लिया गया है। ध्यान देंगे, यहाँ से सेंटर से ये जो होता है मूल बिंदु होता है, इसको आप O दे सकते हैं। O पर क्या होता है? और तो यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P लिया जाए। देखिए यहाँ पे हमने बिंदु P लिया है, और यहाँ पे एक दूसरा आवेश हम रखेंगे, कौन सा? Q2। एक Q1 यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर Q2, और इन दोनों के बीच ही हम कूलम्ब के नियम का व्यंजक ज्ञात करेंगे। हमको ये बताइए कि इस पॉइंट पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो सतह आप काटे हैं उसका दिशा का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे उसी लाइन पर होगा। तो जब E और DS का डायरेक्शन एक ही हो तो
वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं। टोटल सतह का क्षेत्रफल बताना होगा तो s लेंगे या ds को क्या कर देंगे इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ। क्लियर बालक। तो हमको करना क्या है तो इन्हीं दोनों आवेशों के बीच बल निकालना है। और कूलम्ब का नियम क्या बताता है दो आवेश के बीच बल। लेकिन हम लोग प्रयोग किसका कर रहे हैं गॉस के प्रमेय का। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा लिखना होगा तो 2 लाइन लिखिए उसके बाद डायग्राम बना लीजिएगा। लिखेंगे माना ओ बिंदु पर एक बिंदु आवेश माना ओ बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q1 ओ बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q1 निर्वात या वायु में रखा गया है। हो गया। माना ओ बिंदु पर एक बिंदु आवेश Q1 निर्वात या वायु में रखा गया है। डायग्राम देखिए ना। निर्वात या वायु में रखा गया है। इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P लिया गया है जहां Q2 आवेश को रखा गया है। और डायग्राम बना लीजिए उसके बाद थोड़ा सा लिखेंगे। अब ये बताइए कि यहाँ पे एक गोल सतह खींचे हैं मतलब 2 आवेश को हम लोग घेर दिए हैं तो सतह का नाम क्या दिया जाए सतह का नाम क्या देंगे जी। अभी आपको बताया गया गॉसियन सतह। जो भी सतह का कल्पना करेंगे सतह का नाम देना होगा तो सतह का नाम क्या होगा गॉसियन सतह। डायग्राम जल्दी बनाइए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। लाइन थोड़ा सा और लिखना होगा तब आएंगे कैलकुलेशन। देखिए ये दूसरे आवेश को ध्यान दीजिए वाला ये दूसरे आवेश को घेरते हुए एक बंद सतह का कल्पना की है जिसका नाम क्या है लिखेंगे डायग्राम के नीचे लिखा जाए। डायग्राम के नीचे लिखेंगे आवेश Q1 को घेरते हुए इसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ का कल्पना किया गया है जिसे
जिसे गॉसियन सतह कहते हैं, जिसे गॉसियन सतह कहते हैं, जिसे गॉसियन सतह कहते हैं। अब कोई पूछेगा क्या है गॉसियन सतह, तो मानिए समझिए कि इसके लिए इसका फ्लक्स निकालना है ना जी, कि इस आवेश से कितना फ्लक्स निकलता है, तो जब इसके लिए निकालना है तो इसको बंद कर देंगे। जिस आवेश के कारण फ्लक्स पूछेगा कि इसके कारण बताइए, इसको बंद कर देंगे, क्योंकि यही क्या करता है, विद्युत बल रेखा उत्पन्न करने का काम करता है। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, गॉस के प्रमेय से, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, और डैश देते हैं। तो देखिए गॉस का प्रमेय क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी हम लोग पढ़े हैं कि फाई बराबर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ E डॉट ds, ये था ना वाला, और ये कितना था, तो आवेश का 1 by epsilon नॉट, तो आवेश का 1 by epsilon नॉट कीजिएगा, तो आवेश का 1 by epsilon नॉट करेंगे तो ये आवेश बटा में epsilon नॉट बच जाएगा, वही तो लिखा गया है। अब थोड़ा सा देखिए उसके बाद ही आप लिखेंगे। तो हमने बोला कि इसको, ये दोनों तो इक्विवेलेंट है तीनों, बताइए इसको अगर हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ E ds cos थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 0 डिग्री। क्यों, E और ds के बीच डायग्राम में देख लीजिए कोण बताया गया है, और E कौन सा आवेश के लिए निकाल रहे हैं, Q1, उसी को ना आप घेरे हैं चारों तरफ। तो याद रखेंगे कि यहाँ जो Q है, यहाँ हमने लिखा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उसी के कारण तीव्रता निकालना है, उसी के कारण दूसरे आवेश पर बल निकालना है। अब ये बताइए, इसमें से E को बाहर कर दिया जाए अलग, और ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ds cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और ये क्या रह जाएगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसको भी हटाने का उपाय है, और इसको भी याद कीजिए, इसका वैल्यू कितना होता है 1 by 4 pi epsilon नॉट, और ये 4 pi r स्क्वायर होता है। पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिखिए, ठीक है, और समीकरण 1 भी बना देंगे यहाँ पे, पहले लिख लीजिए, उसके बाद इधर से कंटिन्यू करेंगे। और मैंने यहाँ पे आपको थीटा समझना होगा, क्योंकि आगे चल के हम लोग थीटा वगैरह का प्रयोग करेंगे। हो गया बालक, हमें को घर में लग रहा है, सबको लग रहा है, सबको लग रहा है ना। देखो चलो, देखो नहीं पढ़ने का बहाना चाहिए। चलिए देखिए, अब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। तो यहाँ पर ये कितना होगा बालक, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ds, और यहाँ पर कितना Q1 अपॉन एप्सिलॉन। ये बताइए कि इसको अगर हटाना हो तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको क्या कहा जाता है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल। ये कितना होता है 4 pi r स्क्वायर, हटा दिया जाए इसको, ये कितना होगा E, और ये 4 pi r स्क्वायर और Q1 अपॉन एप्सिलॉन। E अगर निकाला जाए तो ये नीचे आने के बाद 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट और Q1 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए तो गड़बड़ जैसा नहीं लग रहा है जी। देखिए यहाँ पर जब नीचे आएगा, सुन लीजिए, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ रख देंगे और r स्क्वायर को q के नीचे लिख दीजिए, बात वही है।
अब ये क्यों निकाल रहे हैं, तो इसका यूज है हम लोग के पास। इसको क्या नाम दिया जाए, समीकरण 1। यहां से यहां तक लिखिएगा। ये ई का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। हो गया बालक, समीकरण एक दे दिया गया, लिखेंगे इसके नीचे। लिखा जाए इसके नीचे, Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल, Q2 आवेश पर लगने वाला बल। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं E बराबर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता याद है, ये क्या होता है, F बटा में आवेश, कौन सा आवेश जिस पर आप बल लगाते हैं। तो बल किस पर लग रहा है, Q2 पर। यहाँ से अगर F निकालना हो तो Q2 into E हो सकता है वाला, Q2 into E। इसको हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 2। अब आप लिखेंगे इस समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो F बराबर Q2 है, और ये बताइए कि E का वैल्यू अभी कितना निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर। यह रखिए, तो ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको गुना करा के सही तरीके से लिखा जाए, मल्टीप्लाई करके, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही है ना बालक, कूलम्ब का जो फार्मूला निकला था यही था ना हमारे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण 3 यही है कूलम्ब का प्रमेय। चलिए लिख लेंगे यहाँ से। चलिए हो गया। बोला जाए, लिखेंगे समीकरण 1 कितना है, 3 है ना, सॉरी 3 लिखें। समीकरण 3 गॉस के प्रमेय से, समीकरण 3 गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम का, समीकरण 3 गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम का आवश्यक व्यंजक है। समीकरण 3 गॉस के प्रमेय से कूलॉम के नियम का आवश्यक व्यंजक है। हो गया बालक, बस ये आपका गॉस का प्रमेय था। अब इसका अनुप्रयोग सीखेंगे। बस कर दिया, छोड़ दे।
ठीक है, तो आगे हेडिंग दिया जाए बहुत खुश हो गया, छुट्टी हो जाएगा तुरंत। चलिए आगे हेडिंग दिया जाए गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम लिख रहे हैं। हेडिंग देना होगा गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, इसको कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। हो गया, गॉस से लिखा है ना जी, गैस नहीं ना लिख दिया, थोड़ा मत देना उसको। पूरा नाम क्या है? जोहान कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, तो लास्ट वाला वही हम लोग नाम यूज करते हैं। चलिए, इसका अनुप्रयोग है बालक। अनुप्रयोग मतलब है आप इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे, तो बहुत सारा है। रेखीय आवेश है, आवेश का समतल चादर होगा, गोलीय चालक होगा, बेलनाकार होगा, मतलब सबके लिए। जैसे ध्यान देंगे, आप केवल एक आवेश के बारे में बताएं कि एक आवेश है कोई और इसको हम बंद कर दिए, तो बताइए कितना फ्लक्स जनरेट करेगा। तो आप बोले आवेश का 1/ε0 गुना। तो आप बताइए मेरे पास ये अगर पेन है तो इस पर तो बहुत सारा आवेश होगा, इस पर तो एक आवेश है नहीं, यहाँ से यहाँ तक पूरा आवेश भरा हुआ है। तो आप पूछेंगे कि इस पेन के कारण अगर ये पेन को बंद कर दिया जाए सतह में, तो बताइए इसके कारण कितना फ्लक्स होगा। अगर कोई बेलन ले ले, कोई गोला ले ले, अलग अलग सतह के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो लिख लिए, हेडिंग हो गया हम लोग का। लिखा जाए इसके नीचे लिखेंगे रेखीय आवेश, इसके नीचे लिखना होगा रेखीय आवेश, रेखीय आवेश कॉमा आवेश की समतल चादर, रेखीय आवेश कॉमा आवेश की समतल चादर, आवेश की समतल चादर कॉमा आवेशित गोलीय चालक, कॉमा आवेशित गोलीय चालक, आवेशित गोलीय चालक कॉमा आवेशित बेलनाकार चालक, आवेशित बेलनाकार चालक इत्यादि के कारण, आवेशित बेलनाकार चालक इत्यादि के कारण, इत्यादि के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इत्यादि के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में, इत्यादि के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में गॉस के प्रमेय का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में गॉस के प्रमेय का, गॉस के प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, गॉस के प्रमेय का प्रयोग किया जाता है, गॉस के प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। हो गया बालक? चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग किसी रेखीय चालक के लिए लेंगे, अनंत विस्तार का कोई चालक तार है। समझिए, आप इतना लिख लिए कि हम रेखीय आवेश, समतल चादर, गोलीय आवेश के लिए निकालेंगे। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे समझिए, हम एक आवेशित, ध्यान देंगे, अनंत विस्तार का कोई तार लेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये तार है, ठीक है, ये वायर है, तो अब कहा जाएगा कि अनंत विस्तार का है, मतलब इसका लंबाई अनंत है।
अब इसके कारण मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक टोटल आवेश है, ये आवेशित चालकता है, इसके कारण बताइए फ्लक्स कितना होगा। तो जैसे ही फ्लक्स का हाथ इसको बंद करना पड़ेगा ना चारों तरफ से, तो चारों तरफ से बंद करेंगे तो सतह तो बेलनाकार जैसा हो जाएगा। अब इसको बंद करके सभी सतह से फ्लक्स का गणना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत बालक? इस तार को क्या करेंगे, बंद करेंगे चारों तरफ से, और जो सतह मिलेगा सभी सतह से क्या करना है, फ्लक्स का गणना करना है। कोई दिक्कत? तो अनुप्रयोग पढ़ना है। यहाँ से एक एक करके बहुत सारा अनुप्रयोग मिलेगा, और याद रखेंगे सब अपने आप में लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, जितना निकालिएगा आप चालक तार के लिए निकालिए, समतल चादर के लिए निकालिए, गोला के लिए निकालिए, सब 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन। कोई दिक्कत वाला? तो चलिए 1 नंबर में, ठीक है, 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग देके ताकि मालूम चले कि कितना हम लोग पढ़े हैं, अनुप्रयोग कितना हुआ। तो अनुप्रयोग नंबर 1 में लिखा जाए, किसी अनुप्रयोग नंबर 1 में लिखेंगे किसी अनंत विस्तार, किसी अनंत विस्तार या लंबाई के, किसी अनंत विस्तार या लंबाई के, किसी अनंत विस्तार या लंबाई के एक समान, लंबाई के एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है चालक तार के कारण, एक समान रूप से आवेशित चालक तार के कारण, चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की, चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया बालक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब इसको रोक देते हैं, क्योंकि देखिए डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम को ही एक्सप्लेन करेंगे, और अगर आज डायग्राम बनाए और अगले क्लास में उसको डिराइव करना हो तो फिर कल भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो रोक देते हैं, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, अगले ही क्लास में बात करेंगे। जो नहीं आए हैं तो देख लेंगे, जो वीडियो है उसको देख लेंगे।